नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र पटेल। दरअसल अभी दमोह उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है और दमोह विधानसभा के उप निर्वाचन क्षेत्र के 55 की मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज दमोह में जारी है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी तक 8वें राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है, जिसमें अभी भी कांग्रेस के अजय टंडन 6,881 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहां पर सबसे खास बात जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि दमोह तहसील के गांव खेरुआ के रहने वाले बीजेपी के प्रत्याशी राहुल लोधी अपना ही गृह मतदान केंद्र हार चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आई है कि दमोह तहसील के गांव खेरुआ के रहने वाले बीजेपी के प्रत्याशी राहुल लोधी अपना ही मतदान केंद्र गृह मतदान केंद्र जो है वो हार चुके हैं। और अभी हमारे साथ दमोह से हमारे संवाददाता अनूप कांत रेकवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, मत आप मतगणना केंद्र पर आप उपस्थित हैं। अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी अपना ही जो उनका गृह मतदान केंद्र है खेरुआ का, वो हार चुके हैं। जी। जी हाँ, बिल्कुल खबर आ रही है कि जो कांग्रेस के भाजपा के प्रत्याशी हैं राहुल सिंह, वह अपना ही बूथ हार चुके हैं। इस प्रकार कांग्रेस के उम्मीदवार अजय टंडन हैं, वह लगभग 6800 से अधिक मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। और सुबह पहले राउंड से ही कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने जो बढ़त हासिल क्या है? की, वह 8वें राउंड तक निरंतर जारी है। इस प्रकार भाजपा के लिए अब चिंतन का समय प्रारंभ हो जाएगा। अब जो आधा समय बीत चुका है, साधना न्यूज की टीम सुबह 7 बजे से ही पॉलिटेक्निक कॉलेज में मौजूद है। और जिस प्रकार से राहुल सिंह पीछे हुए हैं, कहा जा रहा था कि राहुल सिंह गांव से बढ़त लेंगे और शहर में चुनाव हारेंगे, लेकिन राहुल सिंह गांव में हार चुके हैं। गांव से अजय टंडन के लिए बढ़त मिल रही है। शहर के लगभग आधे वार्ड कांग्रेस जीत चुकी है। लगभग लगभग आधा फैसला अब हो चुका है बिल्कुल फिलहाल। अजय, यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र के 6 राउंड जब पूरे हुए वहां पर लगभग 67 मतदान के केंद्रों की जो गिनती पूरी हो गई। अब शहरी क्षेत्र की गिनती शुरू हुई है। अभी कौन सा राउंड हो चुका है और कौन कितने क्या वोटों से आगे चल रहा है? राउंड के गिनती हो चुकी है। 8 राउंड में 6,841 मतों से कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, अभी 8वें राउंड की जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी को 18,900 वोट अभी तक प्राप्त हुए हैं और कांग्रेस के जो अजय टंडन है उनको लगभग 25,071 वोट अभी तक उनको प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी अपने सभी दावों से फेल होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस प्रत्याशी जो है लगातार लीड करते हुए आ रहे हैं। अनूप, अभी जो स्थिति सामने है उससे आप भी अवगत हैं। जब इस तरीके से राहुल लोधी के जो दावे थे कि वो दमोह में जो एक मेडिकल कॉलेज की सौगात देने के लिए भाजपा में शामिल हुए, अब जब वो खुद ही जब इस तरीके से 8वें राउंड में लगातार पीछे रह रहे हैं, क्या अब दमोह की जनता ये मान ले कि उस कॉलेज की सौगात भी अब उनको नहीं मिल पाएगी? फिलहाल दमोह में केंद्र के जो मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उनसे दमोह के लोगों के लिए खासा उम्मीद है कि दमोह की नैया पार प्रहलाद सिंह पटेल ही लगाएंगे। अनु, मतदान केंद्र पर अभी देखा जाए तो कोरोना गाइडलाइन का भी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे सवाल किया था। लोगों की संख्या में कुछ कमी आई है क्या? जब इस तरह के रुझान आ रहे हैं तो भाजपा प्रत्याशी जो भी एजेंट हैं और जो भी कार्यकर्ता वहां मौजूद होंगे, वो अभी वहां से रुख करना शुरू कर दिया है कि अभी भी कुछ उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं? हार की ओर बढ़ रही है, पीछे चल रही है। वैसे वैसे भाजपा के कार्यकर्ता धीरे धीरे सड़क नापते मतदान केंद्र से गणना जो एंड है पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहां से अपने घर की ओर जा रहे हैं। और भाजपा के कार्यकर्ता निराशा महसूस कर रहे हैं अभी अभी। मतलब निराशा महसूस कर रहे हैं? अभी तो 8वें राउंड हुए हैं, अभी तो और भी राउंड बाकी हैं, अभी से विश्वास खो दिया है क्या? ऐसे कहा जाए कि अभी जो राउंड है, आने वाले राउंड है, उन राउंड में भी भाजपा के कार्यकर्ता यह कयास लगा रहे हैं कि उनकी कहीं ना कहीं वहां से भी अब हार साबित होने होगी। कोई 2 से 3 वार्ड ऐसे रहे हैं शहर के अंदर जहां पर 850 से कांग्रेस ऐसे जीते हैं। और अब ऐसे कयास लगाई जा रही है कि आने वाली जो
गिनती है, मतगणना होने जा रही है, वहां पर भाजपा बामुश्किल ही बढ़त बना पाए। मेहर फंडा ये भी रहा है यहाँ पर बीएसपी का चुनाव न लड़ना अजय टंडन के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। अनूप, स्ट्रांग रूम की आपसे स्थिति जानना चाहेंगे। स्ट्रांग रूम में अभी कौन कौन अधिकारी मौजूद हैं, कौन कार्यकर्ता हैं, कितने प्रत्याशी अभी वहां पर डटे हुए हैं? 6 दमोह कलेक्टर तरुण राठी, पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान, तहसीलदार बबीता राठौर भी पहुंची हैं। निश्चित रूप से अब बड़े अधिकारियों के आना यहाँ पर संकेत देता है कि अब चुनाव में कसमाकस होगी, वाद विवाद की स्थिति होगी। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है, उसको लेकर भी जिला प्रशासन सख्त है और निगरानी रखे हुए है कि कोई ऐसी गलत अफवाह न डाले जिससे कि शांतिपूर्ण माहौल खराब हो। अनूप, अभी अभी हमारे साथ आपसे हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइन पर हैं। शर्मा जी। बोलिए जी। नमस्कार जी नमस्कार। शर्मा जी, अभी स्थिति तो आप भी देख ही रहे हैं, लगातार कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। हाँ बिल्कुल। तो जिस तरह से राहुल लोधी अपने बूथ पे 112 वोट से हार गए, और जिस तरह से वहाँ की दमोह की जनता ने 5 साल के लिए उनको चुना था, और वो 1.5-2 साल में इस्तीफा दे के जो वो लगा है कि पैसे लंबी रकम लेके उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और ये उपचुनाव हुआ, तो कहीं न कहीं जनता को ये जो वो दमोह के अंदर बहुत ही बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, ये इनका बिकाऊपन पसंद नहीं आया कि जब इनको चुना था। और दूसरा ये निष्क्रिय रहे पूरे 1.5-2 साल में। मैं भी मंत्री था, कभी मेरे पास आया नहीं किसी काम के लिए। वहाँ का जो एक प्रसिद्ध मंदिर है शिव जी का, उसके लिए हमने जब मंत्री थे तो वहाँ 7.5 लाख रुपए वहाँ की डिमांड पे दिए थे जिलाध्यक्ष, पर इनने कभी नहीं आए कि वहाँ कुछ विकास के काम करें। और दूसरा, जिस तरह से कोरोना फैला और वहाँ के आंकड़े नहीं बताए गए, वहाँ के एसडीएम तक की जान चली गई, कई शिक्षकों की जान चली गई, और भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को पूरे उसके नेता वहाँ पहुंचे। मैंने चुनाव आयोग में भी उस समय कहा था कि आप केवल क्षेत्रीय लोग लड़े। आज स्थिति यहाँ में लगातार लॉकडाउन भी है और लोगों की जान जा रही थी। ये सब चीजों का इम्पैक्ट जनता पे पड़ा है, और ये केवल दमोह की जनता का रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन पूरे मध्य प्रदेश की जनता का है। जिस तरह भोपाल में अगर हम देखें, मध्य प्रदेश में देखें, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के इंजेक्शन से लोगों की जान गई है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, ऑक्सीजन बेड है नहीं, वेंटिलेटर है नहीं, तो ये, और लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों खाने पीने की व्यवस्था है नहीं, राशन की बात कही थी, एक दाना मिला नहीं। ये सब चीजें मैं समझता हूँ वहाँ, और ये सब चीजें पहले भी हो रही थी। बाकी जगह रात का कर्फ्यू रहता था, शराब की दुकान खुली रहती थी, ये सब चीजें उठी। और जिस तरह से महंगाई बढ़ी, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े, लगातार मध्य प्रदेश में वेट टैक्स बढ़ता रहा, ये सब बातों ने वहाँ की जनता। शर्मा जी, जैसा कि आपने कोरोना को लेकर भी आपने मेरे सवाल के पहले ही जवाब दिया, मैं एक सवाल ये करना चाहता हूं आपसे कि मतगणना स्थल पे भी 375 से ज़्यादा लोगों की ड्यूटी स्पष्ट तौर पर लगाई गई है, और उसमें ये बात भी है कि जितने लोगों को ड्यूटी के दौरान जब उनको ड्यूटी पर लगाया गया तो उनको कोरोना जांच करानी चाहिए थी, लेकिन उतने लोगों ने नहीं करवाई। लेकिन अब सवाल ये है कि अब उन जो वहाँ पे कर्मचारी, जो अधिकारी वहाँ मौजूद हैं, अब उनमें से कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है ये तो अभी तो पता ही नहीं है किसी को। अब आगामी जो किस तरह की चीज निकल के सामने आएगी आप उसको भली भांति समझ सकते हैं। जी, हमको जानकारी आ रही थी कि वहाँ पे सबका टेस्ट करा के निगेटिव जो है उनको ये भेजा गया है, लेकिन अगर ऐसा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि दमोह तो बिल्कुल उस पर बैठा हुआ है बारूद के ढेर पे, क्योंकि कोरोना वहाँ लगातार फैल रहा है और फैलेगा। ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए। चुनाव आयोग ने पूरे टाइम ढिलाई दी और सरकार के इशारों में सब वहाँ काम होते रहे। शर्मा जी, कांग्रेस कहती रही है शुरू से ही इस उपचुनाव की अगर मैं बात करूं तो ये एक मान सम्मान का चुनाव आप लोग मानते आए थे इसको। हाँ, निश्चित तौर पर ये जिस तरह से मतलब खरीद फरोख्त मध्य प्रदेश में हुई और जिस तरह से
सरकार कमलनाथ की गिराई गई। ये दमोह का चुनाव भी किसी भी की तरह वो 28 चुनाव से कम नहीं होगा, क्योंकि जो प्रदेश की बर्बादी हुई है, लोगों की जान गई है। 15 दिन में मध्य प्रदेश में 5,500 लोगों की जान गई है कोरोना से। तो शर्मा जी ये सब चीजें दिख रही हैं। और उसके पहले भी मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैं जब वहाँ हम भी गए थे 2 दिन के लिए सब चीजों का पालन करते हुए, तो जो आसपास के लोग मिले उससे कई लोगों की जिनसे मिल के आया था मैं वहाँ, उनकी जान चली गई कोरोना की वजह से। तो ये बदहाल कर दिए। दूसरा वाला वो भी ना वायर चल ही रहा है। शर्मा जी, आप शुरू से ही कांग्रेस कहती आई है कि ये टिकाऊ और बिकाऊ के इस चुनाव को इस तरीके से आप लोग देखते आ रहे थे, क्या अभी भी इस बयान पे कायम है आप? निश्चित तौर पर एक आदमी बिक जाता है 5 साल के मतलब जनता का वोट जिसने भेज दिया, ये साफ तौर से है वहां पर मामूली जगह से। आगामी जो परिणाम अभी आने वाले हैं देर रात तक, अभी भाजपा विधायक से भी हमने बात करी, उनसे सवाल ये किया गया कि आप विश्वास जताते हैं कि अभी आप एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो उन्होंने विश्वास तो नहीं जताया लेकिन उम्मीद जरूर लगा के बैठे हैं। ये बात छोड़ दें, पूरे हिंदुस्तान लेवल में इनके खिलाफ माहौल होगा। आप देख लीजिए, जो कैलाश विजयवर्गीय जी कहते थे कि 200 पार आएगी, तो हो सकता है ये तृणमूल कांग्रेस के लिए बोलते रहो, क्योंकि 200 पार आएगी, 200 पार तो उनकी आ रही है। ये चारों तरफ पिट गए। प्रधानमंत्री ने 50 वहाँ पे सभाएं ली, इनके पूरे नेता, पूरी बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय हो गए। तो कैलाश विजयवर्गीय को तो संन्यास ले लेना चाहिए। और वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने भी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली है, संन्यास की तरफ ही जा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बिल्कुल, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी और कांग्रेस विधायक ये कहकर चले गए हैं कि बीजेपी को संन्यास ले लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने इशारा किया कि उन्होंने भी अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है, तो उनको भी संन्यास की ओर वो जा रहे हैं। बहरहाल, अभी वर्तमान में हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, दमोह उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। गांवों की मैं बात करूं तो जो पहले चरण में वहां से 6 राउंड हुए, उसके बाद वहां पे लगभग 67 मतदान केंद्रों की गिनती पूरी हो गई। लेकिन इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों की मतगणना के दौरान जो बीजेपी प्रत्याशी हैं राहुल लोधी, उनका एक ग्राम क्षेत्र खेरुआ, वहां का उनका वह अपना खुद का गृह मतदान केंद्र हार गए। मतदान केंद्र क्रमांक 12 पर कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन को 206 वोट मिले, जबकि राहुल सिंह को केवल 108 वोट मिले। ये अंतर लगभग 98 वोटों से वहां पर अपने ही गांव से वो बूथ हार चुके हैं। शिशिर जी। बिल्कुल देवेंद्र जी, ये कहीं ना कहीं बताता है कि जनता ने ये दल बदलियों को ठिकाने लगाने की मानसिकता बनाई है। हो सकता है लेकिन कि राहुल लोधी का जिस तरीके की बात आई थी, राहुल लोधी ने ये कहा था कि एक मेडिकल के लिए हम कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। वो ये जो जनता को बताना भूल गए कि 15 साल से भाजपा को जिताया था, वित्त मंत्री वहां से थे, और वो मेडिकल 15 साल से शिवराज जी नहीं दे पाए, तो अब उनके भाजपा में विधायक बन जाने से कैसे मेडिकल मिल जाएगा? और अगर मेडिकल मिल गया है तो दमोह जिले की और उनके क्षेत्र की दुर्गति के लिए जिम्मेदार कौन है? 15 साल से तो भाजपा की सरकार थी, और वहां पर विकास अगर नहीं हुआ, वित्त मंत्री वहां का था, अगर विकास नहीं हुआ तो ये सिर्फ जनता को समझ में आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है हार जीत क्या होगी ये आने वाला समय बताएगा। एक चीज और देवेंद्र जी मुझे जो समझ में आती है, देखिए इस सीट का गणित आपको बड़ा आश्चर्य होगा, राजनीतिक लोग इस गणित को मानते हैं। इस एक सीट से ना तो शिवराज की छवि पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना सरकार का कोई आने जाने का कोई लेना देना है, लेकिन इस एक सीट के हार जीत से प्रहलाद पटेल की छवि, जो कल को मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, उनकी छवि पर असर पड़ेगा। वहां का जो जिम्मेदार बनाया था जिसको, गोपाल भार्गव, जो जिनको शिवराज जी मंत्री, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक संकेत देती है कि पार्टी में अप एंड डाउन की एक बड़ी वो चल रही है, और अप एंड डाउन के हिसाब से जिस तरीके से कुछ लोगों को सॉर्ट आउट किया जाना है, तो ये एक सीट बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी व्यवस्थाओं को कलई खोल के रख देगी, मुझे ऐसा लगता है।
बिल्कुल शिशिर देवेंद्र जी, जी। कलाई खोलकर तो जरूर अभी देख ही रहे हैं अपन स्थिति को। शिशिर जी, शहरी क्षेत्र की अभी मतगणना शुरू हुई है, ग्रामीण क्षेत्र की जब मतगणना वहां की जब गिनती हुई, 6 राउंड हुए, उसमें बीजेपी प्रत्याशी पूर्व में दावा करते रहे कि हम ग्रामीण क्षेत्र से ही हम विजय हासिल करेंगे और लगभग 4-5 हजार मतों से हम विजय हासिल करेंगे। लेकिन शहरी क्षेत्र से उनका हार जाना और अब ग्रामीण क्षेत्र से हार जाना और शहरी क्षेत्र में जब ये मतगणना शुरू हो गई है, क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर यही स्थिति बनी रही तो बीजेपी के लिए देर रात तक बहुत संकट की स्थिति बनेगी? देवेंद्र जी बिल्कुल, क्योंकि शहरी क्षेत्र में इसके पहले भी जयंत मलैया जी हारते थे और टंडन जी या इसके पहले जो कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल लोधी भी शहरी क्षेत्र से जीते थे। तो अगर वो शहरी क्षेत्र कांग्रेसी मानसिकता का है, और आपको बता दूं कि दमोह में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन लोगों से जब हमारी टीम वहां गई थी और बात किया था, तो रूरल एरिया के अलावा इनको दल बदलू का जो टैग दिया था और जिस तरीके से राहुल लोधी जी के खिलाफ माहौल बना था, वो ये बताता है कि चाहे बीडी भाई की मेहनत हो, चाहे शिवराज जी की मेहनत हो, चाहे भूपेंद्र सिंह जी की मेहनत हो, चाहे गोपाल भार्गव जी की मेहनत हो, या प्रहलाद पटेल जी डेरा डाल के बैठे रहे केंद्रीय मंत्री जी, उनकी मेहनत हो, कई दर्जन मंत्री वहां पर रहे, हर पोलिंग का इंचार्ज वहां का एक विधायक और मंत्री रहा। लेकिन ये बताती है कि एक साल में जो ये बात कर रहे हैं, 28 चुनाव जीतने के बाद इन्होंने कहा था कि हमको हर तरफ से बहुत बड़ा फायदा हुआ है, लेकिन दमोह की स्थिति कहीं ना कहीं बदल रही है, ऐसा नजर आता है। देवेंद्र जी, शिशिर जी, कोरोना काल चल रहा है और चुनाव आयोग ने भी ये बोला था कि मतगणना स्थल पर जो भी अधिकारी कर्मचारी पहुंचेगा उसकी कोरोना रिपोर्ट पहले नेगेटिव होना अनिवार्य है, उसके बाद होगा। लेकिन जितने अधिकारियों को कोरोना जांच करानी चाहिए थी और जितनों ने कराई, उसमें जो मेरे को जानकारी है लगभग 11 कर्मचारियों को रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लेकिन जितने कर्मचारियों ने वहां अपनी कोरोना जांच नहीं कराई, उसके बावजूद भी वो वहां पर तैनात हैं। इसमें ये तो समझ में नहीं आ पा रहा है, अभी मैंने पीसी शर्मा जी से भी यही सवाल किया था कि कौन कोरोना पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, ये चीज तो हो ही नहीं पाई है अभी तक। देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कहने की आजादी है। इलेक्शन कमीशन का तुगलकी फरमान जैसा नजर आता है। पहले तो ये चुनाव होना ही नहीं चाहिए था देवेंद्र जी। दूसरी बात, अभी मद्रास हाईकोर्ट ने जो बात कही है कि इलेक्शन कमीशन, किसी ने वहां पे रिट लगाई थी, उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। मेरा ये मानना है देवेंद्र जी, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं, इन राजनीतिक दल के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। आज इतनी लाशें बिछने के जिम्मेदार ये जनप्रतिनिधि है। आपको आश्चर्य होगा कि जब पर्चा भराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी सभा हुई थी, उसमें जयंत मलैया जी भी थे और बहुत सारे नेता लोग थे, 100 से ज्यादा लोग मंच पर बैठे और उसमें कई लोगों को कोरोना हो गया था बाद में, और लगातार कोरोना होता रहा। लेकिन इलेक्शन कमीशन सो रहा था, जिला प्रशासन सो रहा था, और सरकार में बैठे लोग उसी, मैं तो ये कहता हूं कि सरकार में बैठे कई बड़े नौकरशाह इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कहीं ना कहीं करते नजर आए हैं, ऐसा सूत्रों की खबर है। लेकिन लगातार दमोह में जिस तरीके से ग्राफ बढ़ा, जिस तरीके से दमोह के बाद और दमोह से जो नेता आता था, आज आप देखिए भूपेंद्र सिंह जी भी उससे पीड़ित हो गए। भूपेंद्र सिंह जी को भी कहीं ना कहीं इलाज की आवश्यकता महसूस हुई। अजय टंडन जी पीड़ित हो गए, बहुत सारे लोग पीड़ित हुए। ये सरकार और चुनाव आयोग और प्रशासन सिर्फ पब्लिक के ऊपर डंडा दिखा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो थानेदार जो आम आदमी का, वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो आईएएस आईपीएस जो आम आदमी को लठ लेके कि कोई आयोजन नहीं होगा, कोई कार्यक्रम नहीं होगा, वही 1-1 लाख लोगों की सभाओं की व्यवस्था करते नजर आते हैं। वही मंचों पर कि कहीं से चढ़ते में उतरने में तकलीफ ना हो जाए नेताओं को, और 80 से 100 लोग मंच पर बैठ जाएं, वहां सारे ये जो इनके नियम कानून कायदे होते हैं वो एक तरफ रख दिए जाते हैं। आप रेस्टोरेंट बंद कर रहे थे और मैंने दमोह में कई ऐसे आयोजन देखे जिसमें एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी और सारे मंत्री, सारे इतने नजदीक बैठे थे कि सारी धज्जियां उड़ाई जा रही थी सोशल डिस्टेंसिंग की, लेकिन वहां कोई बात नहीं होती है, ये कह दिया। और कर्मचारी की ड्यूटी क्यों लगाई जा रही है? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनका सबसे पहले जांच कराएं और जांच कराने के बाद, लेकिन ये सिर्फ दिखाने की बात होती है, सिर्फ पब्लिसिटी करने की बात होती है देवेंद्र जी, सिर्फ जनता को बताने की कि देखिए हमने ये नियम लागू कर दिया है, हम ऐसा ऐसा करेंगे। क्यों नहीं? अगर दमोह का चुनाव साल भर टाल दिया जाता तो कौन सा ऐसा बड़ा वो काम हो जाता,
15 साल में जब दमोह में कुछ नहीं हो पाया तो अभी तो मुख्यमंत्री जी सीधे वहां के, अगर सीएम को सीधा वहां का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता तो क्या हो जाता। लेकिन चुनाव कराकर ये लोग, ये नगर पालिका के चुनाव टाल दिए आपने, पंचायत चुनाव आपने टाल दिए, लेकिन माननीय का चुनाव है इसलिए नहीं टलेगा, चाहे लोग मरते रहे, कुछ होता रहे। ये चुनाव के दौरान ही ये लोग आसाम जाते रहे, बंगाल जाते रहे और लौट लौट के आते रहे। आप देखिए कितने हमारे पुलिस के अधिकारी, कितने हमारे स्वास्थ्य के, कई हमारे जनप्रतिनिधि, कई हमारे माननीय विधायक, कई हमारे माननीय दूसरे अन्य लोग, पत्रकारों तक को खोया है। तो ये कहीं ना कहीं माननीय नेताओं के कारण ये स्थिति बनी। और पीसी भाई जो कह रहे हैं, पीसी भाई भी कहाँ के दूध के धुले हैं, पीसी भाई भी बड़े बड़े आयोजनों में जाते हैं, खुद तो अब सुरक्षित रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता की क्या स्थिति रहती है। ये अभी जेपी अस्पताल में जब गए थे तो जेपी अस्पताल में मास्क लगाए हुए थे, वहां किसी के संदर्भ में गए थे। ये सिर्फ उतना ही काम करते हैं हमारे कांग्रेस के नेता जिससे इनकी छवि बनी रहे, बस जनता की चिंता किसी को नहीं है। शिशिर जी, अगर आपकी जनता की चिंता होती तो आरिफ वकील साहब, आरिफ मसूद साहब, पीसी शर्मा जी ये भोपाल के हर अस्पताल में लोगों को इलाज करवाते नजर आते। लोगों को एडमिट कराओ, लोगों को व्यवस्था दो, लोगों को बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। शिशिर जी, आपका जो तरीका है सवाल का जवाब देने का बिल्कुल सटीक है, वो मुझे काफ़ी पसंद आता है। अभी शिशिर जी, अभी जो स्थिति, जो चर्चाओं का दौर चल रहा है, आम लोगों में ये दौर अभी शुरू हो चुका है कि कोरोना काल तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन लॉकडाउन की एक समस्या सामने आ रही थी। लेकिन अभी जो चर्चाएं चल रही हैं आम लोगों के बीच में, वो ये चल रही हैं कि आज जब पूरे देश में, चाहे वो यूपी का पंचायत चुनाव हो, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, चाहे अपने मध्य प्रदेश में दमोह का उपचुनाव हो, इन सभी की मतगणना एक साथ हो रही है। अब ये चर्चाएं ये हैं कि अब हो सकता है कि अब सरकार जो है पूर्ण रूप से लॉकडाउन की तरफ चली जाए, कोरोना का नाम लेकर के। आपसे मैं यही आप इसी तरीके का सटीक जवाब चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि चर्चाओं को दौर को सही माना जाए या सिर्फ इसी तरीके की एक माना जाए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये सच्चाई है, ऐसा हो सकता है। सबको लग रहा था कि 3 जून के बाद सरकार अचानक जागेगी और ये कहेगी कि नहीं नहीं, देश में बहुत तेजी से फैल रहे हैं, 3 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, अब टोटल लॉकडाउन लगाया जाता है, जनता मरे तो मरे। लेकिन ये लागू करने के पहले पूछा जाना चाहिए कि जनता को इस हाल में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या वो राजनीतिक दल नहीं है जिन्होंने बंगाल में, आसाम में 5 राज्यों में चुनाव कराए? अरे 6 महीने के लिए, साल भर के लिए राष्ट्रपति शासन लगा देते, 6 महीने के लिए वहां पे जो विधायक थे उनको एक्सटेंशन दे देते। लेकिन सत्ता लोलुपता और चुनाव की जो जिस तरीके की भूख होती है, उसके लिए ये जिम्मेदार नेता लोग ही हैं। 3 मई के बाद अचानक इनकी नींद खुलेगी कि 3.5 लाख पर डे हो रहे हैं और अब टोटल लॉकडाउन लगाया जाता है। आप देखिए ना, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने दमोह के चुनाव में पूरे टाइम चुनाव में गए वो, और शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थमना था तो 1 बजे करीब मुख्यमंत्री जी का एक पत्र आता है, एक मैसेज आता है कि पूरे प्रदेश में बहुत ज्यादा फैल रहा है कोरोना, इसलिए मैं सार्वजनिक सभाओं में नहीं जाऊंगा और मैं अपनी यात्रा कैंसिल करता हूं। क्या बताना चाहते हैं? मध्य प्रदेश के टोटल अनपढ़ है 7.5 करोड़ जनता, सारे पढ़े लिखे नहीं है, आप ही सिर्फ पढ़े लिखे हैं। अरे इसके पहले जब आपको मंचों पे 100 लोगों के साथ बैठे देखा है, 1 लाख की सभाओं में देखा है, आपको आयोजन करते देखा है, बिना मास्क के हाथ लगाते देखा है, लोगों से हाथ मिलाते देखा है, तो जनता ये तो समझती तो सब चीजें हैं, लेकिन क्या करें, लोकतंत्र है, सत्ता में बैठे लोग नहीं समझते हैं, सत्ता में वो सिर्फ आंकड़ेबाजी का खेल खेलते हैं। आज भी ऐसी जानकारी मिली है, ऐसी परिस्थितियां बन रही है देवेंद्र जी। इसके पहले आपने एक स्टोरी की थी, उसमें आपने बताया था कि कितनी मौतें पर डे हो रही हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े आप देखिए क्या बताते हैं। सरकारी आंकड़े जो बताते हैं और जो जितनी अंतिम संस्कार हो रहे हैं, वो आश्चर्य लगता है कि इतना बड़ा झूठ भी बोला जा सकता है क्या? लाशें तो झूठ नहीं बोलती होंगी, लेकिन ये सच्चाई है कि 3 तारीख के बाद अचानक जागेगी पूरे देश में, सारे राज्य उसको लागू करेंगे और कड़ा संदेश देते हुए कि अब लगातार 3 महीने का या 1 महीने का 14 दिन का बढ़ाकर ये चैन तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन लाशों के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक दल हैं और नौकरशाह हैं, जिन्होंने इनको कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ राजनीतिक दलों को भी बख्शा नहीं जा सकता। बिल्कुल शिशिर जी, चुनावी दल ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे आपके अनुसार। शिशिर जी, ये जो चुनाव है ये कितना मायने रखता है? ये तो उपचुनाव हुआ, अभी देखा जाए तो सत्ता पक्ष पे तो इसका कुछ असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी
कांग्रेस की एक विधायक हैं झाबुआ अलीराजपुर से, वो अभी बीते दिनों शांत हो गई हैं, तो इसका सत्ता पक्ष पे तो कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, चाहे हार हो चाहे जीत हो। देखिए, एक्चुअल में जहां सरकार को अपने फायदे की चीज दिखती है वहां सरकार कह देती है कि ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जहां सरकार को ये लगता है कि इसमें उसका इन्वॉल्वमेंट होगा तो वहां कहती है कि हम सरकार है इसलिए हम ये निर्णय ले रहे हैं। झाबुआ में जिस तरीके से वो मैडम का अंतिम वो हुआ, उनका देहांत हुआ कोरोना के कारण, लेकिन उसके बाद भी मेरा देवेंद्र जी ये मानना है कि दमोह भी करना जरूरी नहीं था। वो विधायक के रूप में थे, इस्तीफा दे दिया था, आपने उनको निगम अध्यक्ष बना दिया था, कारपोरेशन का चेयरमैन थे वो, और अगर वो खाली सीट भी पड़ी रहती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सरकार क्या डंके की चोट पे ये नहीं कह सकती थी कि हमें मध्य प्रदेश की जनता से प्यार है, हम चुनाव नहीं चाहते, अभी खाली रहने दीजिए ये सीट। सरकार एक आवेदन बना के भेज देती है इलेक्शन कमीशन को, हम नहीं तैयार हैं वहां पे। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि वोटिंग के दिन तक दमोह में आंकड़े आते रहे कि 10 है पॉजिटिव, 5 है पॉजिटिव, 25 है पॉजिटिव, 50 के अंदर अंदर आते रहे। और जिस दिन जो वोटिंग खत्म हुई उसके दूसरे दिन से आंकड़ों का, उसी दमोह की हम लोगों ने फुटेज चलाए थे, वहां लूटा मारी चल रही थी, बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, दवाएं नहीं थी। तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? और मुझे लगता है कि चुनाव, अभी आप झाबुआ का चुनाव कराने चले जाइए, सरकार को क्या फर्क पड़ेगा, पूर्ण बहुमत में है। शिवराज जी आने वाले अभी 3 साल तक सत्ता में है, और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है, इसलिए अब वो सत्ता में बने रहेंगे। अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ जाती तो शायद उनको कैलाश विजयवर्गीय जी से खतरा था, लेकिन अब वो उनको कोई खतरा नहीं है। दूसरी, दमोह की जो स्थिति बनी है उससे प्रहलाद पटेल जी को भी उन्होंने कमजोर कर दिया है, गोपाल भार्गव जी को कमजोर कर दिया है, क्योंकि ये पूरा दायित्व इन लोगों का था। जयंत मलैया को भी इनके राह से हट गए हैं, तो अभी शिवराज जी की राह में कोई रोड़ा नहीं है। शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, और लोकप्रिय मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, लेकिन उसके लिए चुनाव जरूरी नहीं है, क्योंकि जो लोग वहां पर जिस तरीके से, और ये मुख्यमंत्री जी इतने जबरदस्त योजनाकार हैं, इतने अच्छे रणनीतिकार हैं कि उन्हें पता है कि कब कहां क्या करना है, तो उनके हिसाब से सत्ता में वो हैं और निष्कलंक और बिना किसी समस्या के, बिना किसी रोड़े के वो सीएम के रूप में बने रहेंगे। लेकिन चुनाव उसके लिए जरूरी नहीं है। देवेंद्र जी, जयंत मलैया जी का जिक्र किया, जयंत मलैया जी कितने रूठे थे, उनके बेटे कितने रूठे थे, क्या लगता है आपको कि भाजपा रूठे को मनाने में कामयाब रही? बीते डिबेट में भी मैंने यही सवाल अपने रिपोर्टर से किया था, मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं इस पर। देवेंद्र जी, रूठे को मनाने में कामयाब जब होती जब राहुल लोधी 15, 20, 25 हजार वोटों से जीत गए होते। अभी तो चूंकि हार जीत तय नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से रूरल एरिया में जिस तरीके से जो स्थिति आ रही है सामने, क्या शाम तक क्या बदलता है ये तो देखने वाली बात है। जीत तो 1 वोट की भी हो या 1 लाख वोट की भी हो, जीत होती है। राहुल जी जीतते हैं या अजय टंडन जी जीतते हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन शाम को जब डिक्लेयर करेगा तब पता चलेगा। लेकिन लगातार सभी राउंडों में अजय टंडन का आगे रहना ये बताता है कि पूरी सरकार की पूरी ताकत लगने के बाद भी, केंद्रीय मंत्री के ताकत लगाने के बाद भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का लगातार डेरा डाले रहने के बाद भी जनता ने जो कुछ किया है उसे शायद वो पसंद नहीं आया जो राहुल जी ने किया था। और चूंकि कोरोना के बाद की परिस्थिति थी, हालात सत्ता में कब्जे के थे, हालात ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जितने लोग आए थे उसके लिए थे, इसलिए वो 28 सीटों में से बहुत सारी सीटें भाजपा जीत के पूर्ण सत्ता में आ चुकी थी। शिशिर जी, अभी मैं आपको रोकना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अब्बास जी, अभी चर्चा की थी, अब्बास जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अब्बास, शिशिर जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। शिशिर जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अब्बास जी, कांग्रेस लगातार जो है जीत की ओर अग्रसर है, 9वें राउंड की गिनती चल रही है। जी बताइए। शिशिर, मैं अब्बास जी ये कह रहा हूं आपको कि लगातार कांग्रेस ने जो दावे किए थे उसमें आगे बढ़ते हुए कांग्रेस लगातार 9वें राउंड की जो गिनती चल रही है इसमें भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है दमोह उपचुनाव को लेकर के।
क्या मानते हैं आप कि ये मान और सम्मान का चुनाव जो आप लोगों ने नारा दिया था कि ये वही है जिस पर मतदाताओं ने अपनी मोहर लगा दी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके इस चैनल के ऊपर एक महत्वपूर्ण चैनल है आपका मध्य प्रदेश का, लेकिन ये किसी की जीत नहीं है बल्कि जनता की जीत है और सरकार की हार है जिस सरकार ने जनता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता न देते हुए चुनाव को प्राथमिकता दी और राजनीति को प्राथमिकता दी, जिनको जनता ने अपनी जिम्मेदार बना के सत्ता को वापस सौंपा था। भले ही साम दाम दंड भेद सत्ता हथियाई थी उन्होंने, लेकिन उपचुनाव में जनता ने उनको अगर नहीं सीट दी होती तो सत्ता में न रहते। ऐसे हालात में जब पूरे प्रदेश में कोरोना की महामारी फैली हुई थी, ऐसे हालात के अंदर वो स्वास्थ्य मंत्री तक को ले जाके मुख्यमंत्री वहां प्रचार करवा रहे थे और उस दमों में यहाँ पर प्रचार चल रहा था, वहाँ चुनाव के बाद कोरोना का कर्फ्यू लगाया गया और आज उस दमों की क्या हालत होगी जनता भी देख रही है, सब देख रहा है। तो ये उस सरकार की नाकामी, सरकार के उस निकम्मेपन और उस सरकार की अव्यवस्था के ऊपर जनता ने मोहर लगाई है। कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, हम जनता के आभारी भी हैं और जनता की लड़ाई में पहले से भी साथ थे और हमें पहले से मालूम था क्योंकि हमारा जनता से बराबर संपर्क था और जनता बहुत गुस्से के अंदर है। आप समझना चाहिए सरकार को कि इसको अपने भविष्य के अंदर कुछ बचाना है, जनता की सेवा करनी होगी, जनता की सहायता करनी होगी। देवेंद्र जी, मेरी तरफ से एक अब्बास साहब से एक सवाल पूछिए। जी सुन रहे हैं वो आपको अब्बास जी शिशिर जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी शिशिर जी बताइए। जी हफीज जी, क्या लगता है आपको जितनी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है तो कोरोना के जो उसमें जान जोखिम में डालने के लिए, उससे उतनी ही जिम्मेदार कांग्रेस भी है, क्योंकि वो भी चुनाव प्रचार में थी, वो भी सभाएं कर रही थी, वो भी आयोजन कर रही थी। क्या सिर्फ भाजपा की सभाएं हो तभी कोरोना फैलेगा, कांग्रेस की सभा से फैलेगा नहीं? क्योंकि टंडन साहब भी स्वयं इसी कोरोना की चपेट में आए, कई कांग्रेस के कार्यकर्ता कोरोना की चपेट में आए, तो उस समय कांग्रेस ने विरोध क्यों नहीं किया? सत्ता के लिए, सीट के लिए, सिर्फ विधायक बन जाए हमारा, इसके लिए आप लोग चुनाव मैदान में तो कूद पड़ते हैं, लेकिन अब आरोप लगाते हैं कि भाजपा ने धकेल दिया लोगों को मौत के मुंह में। मैं जवाब देना चाहूंगा आपके सवाल का, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जवाब भी मैं देना जरूरी समझता हूँ इस चीज का। और आप जी बताइए पत्रकार, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए कहीं ना कहीं गलती हमसे भी हुई, चुनाव आयोग के कहने का पालन करना सबकी जिम्मेदारी भी थी, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि हमारा संगठन था वहां पर, भाजपा का भी संगठन होना था, पर भारतीय जनता पार्टी की पर दोहरी जिम्मेदारी थी। प्रदेश की सत्ता भी उनके हाथ में थी, संगठन के साथ साथ पूरे मंत्रियों को ले जाना वहां पर, स्वास्थ्य मंत्री को ले जाना वहां पर, मुख्यमंत्री की प्राथमिकता प्रदेश अध्यक्ष से ऊपर बन जाना चुनाव जिताने की। यहाँ भारतीय जनता पार्टी लोगों की हथियारी है, यहाँ पर उसने गलती की है कि पूरे प्रदेश में त्राईमाम फैला दिया। दमोह के अंदर अगर हमारी सभाएं भी जिम्मेदार हैं तो पूरे प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाओं का, व्यवस्थाओं का लचर हो जाना उसकी जिम्मेदार भाजपा है। हमारा तो मामला सिर्फ दमोह तक था और दमोह के अंदर भी हमने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कोशिश भी की, पर फिर भी गलती होती है तो हाथ जोड़ के कांग्रेस पार्टी की तरफ से माफी मांगते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी हम पे नहीं थी, उन्होंने सत्ता को ले जाके पूरे प्रदेश का गलत किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हाफिज जी, लेकिन एक चीज में क्या माननीय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय, क्या इलेक्शन कमीशन पर जाकर इस बात का विरोध नहीं कर सकते थे, सरकार के सामने इस बात का विरोध नहीं कर सकते थे कि अभी चुनाव कराना उचित नहीं है, कोरोना फैल रहा है, भयंकर लोगों की जानें ले रहा है, भयावह होता जा रहा है? ये माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी नहीं थी प्रदेश हित में? देखिए, चुनाव के बीच में हुआ बहुत कुछ, चुनाव की शुरुआत में बहुत कुछ नहीं था, ये आप भी जानते हैं। धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए और जब जैसे जैसे मतदान नजदीक आता गया हालात बिगड़ते गए। मैं तो आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि दमोह को लेकर कोई ऐसा नहीं कह सकता कि वो गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सी गलतियां हुई हैं, पर एक तरफ संगठन की गलती होती है, जो गलती हो जाती है, लेकिन सत्ता की गलती है वो माफी योग्य नहीं होती है, क्योंकि पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी सत्ता के ऊपर होती है, मंत्रियों के ऊपर होती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं पूरे देश के अंदर कहीं स्वास्थ्य मंत्री गया हो किसी प्रदेश का, किसी देश का? क्या हमारे
क्या हर्षवर्धन जी बंगाल गए थे? क्या हर्षवर्धन जी तमिलनाडु गए थे, असम गए थे? यहाँ तो प्रभुराम चौधरी जी सभाएं कर रहे थे, यहाँ तो प्रभुराम चौधरी जी की प्राथमिकता थी। मैं यही कहूंगा, गलत दोनों हैं, लेकिन बड़े गुनाहगार सत्ताधारी दल इसलिए हैं क्योंकि वो सत्ता को ले गए थे। मैं ये नहीं कह रहा आपका सवाल जायज होता जब मैं ये कहता कि नहीं साहब शिशिर जी हमारी कोई गलती नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि सत्ता की गलती हत्याओं के अंदर परिवर्तित होती है, वो बड़ा गुनाह होता है। बिल्कुल। हफीज जी, एक और सवाल आपसे। हफीज जी सुन रहे हैं आप मुझे? जी 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 मैं सुन रहा हूँ जी। हफीज जी, मान लीजिए अजय टंडन जी जीत जाते हैं, दमोह सीट से अजय टंडन जी जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। लगातार लंबे समय से मध्य प्रदेश में एक मांग चल रही है कि नेता प्रतिपक्ष भी वही, प्रदेश अध्यक्ष भी वही, कांग्रेस के सारे निर्णय करने वाले भी वही, तो और इसके कारण कांग्रेस में भारी असंतोष फैल रहा है। आपको लगता है कि इसके बाद कमलनाथ जी एक पद खाली करके किसी और को प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंप देंगे या नेता प्रतिपक्ष का पद सौंप देंगे, तो कम से कम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वालों की टीम बढ़ जाएगी? अभी अकेले नजर आते हैं पूरे चुनाव में, पूरे आयोजनों में। पूरे चुनाव के अंदर भी अकेले नहीं थे। अब भारतीय जनता पार्टी के कहना जो होता है वो तो ये रहेगा, अगर सब कुछ ठीक भी होगा तो वो नहीं कहेंगे कि ठीक है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति ने कई जिम्मेदारियां निभाई हों, अगर कार्यकर्ताओं के अंदर कुछ में असंतोष होता है तो एक बहुत बड़ा वर्ग होता है जो संतुष्ट होता है, और आलाकमान उस सब चीजों को देखती है, आलाकमान जो तय करती है हम उसके ऊपर चलते हैं। आलाकमान को अगर लगेगा, और कमलनाथ जी को स्वयं ये लगेगा कि आलाकमान से उनको कहना चाहिए, अगर आलाकमान फिर भी नहीं देख रही है तो ये सारी चीजें हैं। परिवर्तन होता है कभी अच्छाई के लिए और कभी अच्छाई के लिए परिवर्तन नहीं भी होता है। तो जो आने वाला समय है, जो आने वाली परिस्थितियां हैं उसको देखकर होगा। लेकिन मेरे जैसे कई कार्यकर्ता हैं जो चाहते हैं कमलनाथ जी रहें बहुत सारे पदों पर, हमारे हिसाब से कोई असंतोष नहीं है, और ये पार्टी का अंदरूनी फैसला है। पार्टी चाहे आपकी पार्टी ने, हफीज जी, आपकी पार्टी में कोई इस काबिल नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निर्वहन कर सके? 75 साल के कमलनाथ जी कितनी मेहनत करेंगे, उनको बहुत परेशानियां होती है। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी, उनके खुद के व्यवसाय है उसकी जिम्मेदारी भी, छिंदवाड़ा भी देखना है उनको। तो मुख्यमंत्री रहते भी वो लगातार सारे पदों पे बने रहे, निगम मंडल आयोगों के अध्यक्ष, पूरे तरह से लगातार वो सारे पदों पे 15 महीने बने रहे। आप जैसे शिक्षित युवा, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट लोगों को किसी कारपोरेशन में निगम मंडल का अध्यक्ष नहीं बनाया उन्होंने, तो आपको लगता है कि उनको अब जिम्मेदारी दे देना चाहिए? देखिए शिशिर जी, 15 महीने में तो व्यवस्थाएं बदलने में, व्यवस्थाएं सुधारने के अंदर समय निकल गया। आप भी जानते हैं कि निगम मंडल बन ही नहीं पाए। निगम मंडल तो आज भी नहीं बन पा रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार को 15 महीने होने वाले हैं। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जिन हालात से, जिन दौर से गुजर रहे हैं हमने पहले कभी नहीं देखा था। आपने कभी इतना, आपका लंबा कार्यकाल है पत्रकारिता का, आपने कभी ऐसे हालात नहीं देखे। आज मीटिंग्स होना संभव नहीं है, कितनी जगह पर एक जगह पे बैठना संभव नहीं है। प्राथमिकताएं कोरोना से लड़ना है। हमारी पार्टी कोरोना के लिए क्राइसिस रूम बनाई हुई है, वॉर रूम बनाई हुई है। दिल्ली के अंदर कोशिशें हैं हमारी पूरे देश में, जहां जहां हमारा कार्यकर्ता है वो काम करे। हमारा युवा कांग्रेस लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई और वेंटिलेटर अरेंज कराने का काम कर रहा है। तो अभी प्राथमिकताएं अलग हैं, लेकिन जाहिर सी बात है परिवर्तन तो एक ये प्रकृति का नियम है। बिल्कुल अब्बास जी, परिवर्तन तो नियम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। शिशिर जी, दमोह से हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर जी, उनसे शायद कुछ संपर्क हमारा टूट गया। शिशिर जी, आपने कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना, जब चुनाव प्रचार का जब समय था, आप भी वहां पर गए थे यथास्थिति देखने। पूरी ताकत, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, भाजपा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 बार वहां पर चुनावी सभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वहां पर 3 बार रोड शो में अजय टंडन के साथ शामिल हुए। पूरे कैबिनेट मंत्री वहां लग गए, और इतना सब होने के बावजूद भी 9 राउंड की गिनती हो रही है, फिर भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है बीजेपी को। मुझे लगता है देवेंद्र जी की दमोह की जनता के साथ जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर ये कहा, मंच पर ये बात कही कि ये राहुल सिर्फ इसलिए पार्टी छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं कि मेडिकल और जो हालात खराब थे दमोह के, जो दमोह की दुर्दशा थी उसको ठीक करने के लिए। लेकिन उस समय
मुख्यमंत्री को ये बोलते समय ये नहीं याद आया कि 15 साल वित्त मंत्री उन्हीं का था, वो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, और यहां से भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक रहा है पूरे टाइम। तो ये 15 साल के लिए जिम्मेदार कौन था इस दुर्दशा का? तो जनता को ऐसा लगता है कि, मुझे जो लग रहा है कि 9 राउंड के बाद भी ऐसी स्थिति अगर है तो जनता को इस बात का एहसास है शायद कि हालात, ये लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान जी को ये नहीं पता है कि जयंत मलैया ही उनके विधायक थे, वित्त मंत्री थे दमोह के? कौन दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है? राहुल लोधी को कांग्रेस से भाजपा में लाए और उसको विधायक का टिकट दे दिया, विधायक पद के प्रत्याशी बना दिया, निगम का अध्यक्ष बना दिया। क्या इससे विकास हो जाएगा? ऐसा नहीं है। मुझे तो इसके पीछे बहुत दूर की वो लगती है। इस पर कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना है। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं और प्रहलाद पटेल भी इसी समाज से आते हैं। दमोह की हार जीत कई बड़े नेताओं का भविष्य तय करेगी और प्रहलाद पटेल भविष्य में कहीं ना कहीं से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार नजर आ रहे थे। और अगर ऐसी परिस्थिति है तो मुझे लगता है कि जीत हार के बाद प्रहलाद पटेल की भूमिका क्या होगी इस पर भी, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष पद के भी दावेदार थे। और अभी अगर मध्य प्रदेश में कभी भी सत्ता परिवर्तन की बात आती थी, मुख्यमंत्री परिवर्तन की बात आती थी, तो प्रहलाद पटेल का नाम चलता था। एक छोटी सी दमोह की सीट से अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो शिवराज सिंह चौहान जी से ज्यादा निगाहें प्रहलाद पटेल की तरफ जाएंगी, क्योंकि प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री है, उसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो डेरा डाले रहे 1 महीने, सब कुछ छोड़ के वो वहीं पर रहे, दमोह में रहे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है गोपाल भार्गव को कमजोर करना है, ये प्रहलाद पटेल जी को कमजोर करना है, और जयंत मलैया जी तो बाहर हो ही गए हैं। ये जयंत मलैया ये जरूर कह सकते हैं कि देखो मुझे टिकट नहीं दिया, मेरे परिवार को टिकट नहीं दिया, तो देखो अब वहां से कांग्रेस जीत गई है। और यही कारण है, शायद वो ये नहीं कह पाए क्योंकि राहुल पहले से जीत चुके थे उनको हरा के, लेकिन हालात अभी भी, राजनीतिक दल हमेशा आम जनता को जिस तरीके से उपयोग करता है देवेंद्र जी, वो जनता समझ रही है। और समझने के कारण शायद 9 राउंड तक जो हालात बता रहे हैं, अभी क्या स्थिति होगी नहीं कह सकते अपन, भाजपा के खाते में जाएगा कि कांग्रेस के खाते में जाएगा, लेकिन अगर भाजपा के खाते में नहीं जाती है तो आगे नए समीकरण बनेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता देवेंद्र। बिल्कुल सर, सवाल का जवाब जो आपसे एक विश्लेषण के तौर पर प्राप्त होता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर आप बड़े नेताओं को किस तरीके से तोल देते हैं, उनको जरूर चुपता जरूर होगा, लेकिन आपका जो जवाब मिलता है वो वास्तव में सटीक और बिल्कुल सरल लहजे में हमें प्राप्त होता है। शिशिर जी, आपने शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया, मुझे याद आता है जब मतदान जब के पहले जब वहाँ चुनाव प्रचार था, इन्होंने एक अपना प्रचार प्रसार का एक रथ रवाना किया था जिस पे एक नारा दिया था कि कोरोना से नहीं डरना है, मतदान जरूर करना है। मतलब वहाँ की जनता कोरोना से ना डरे, मतदान करने जरूर जाए, बाकी प्रदेश की जनता कोरोना से बहुत डरे और घर पर रहे। जी, मुझे लगता है देवेंद्र जी, यही कथनी और करनी में अंतर समझ में आता है। भोपाल में आप सत्याग्रह करते हैं, स्वास्थ्य सत्याग्रह करते हैं, लोगों को मास्क बांटते हैं, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बताते हैं, और उसके बाद आप हेलीकॉप्टर पे बैठते हैं, हम अपने प्लेन में बैठते हैं और दमोह जाते हैं और वहां 10-10, 20-20 हजार लोगों के बीच में खड़े होके सभा करते हैं, मंच पर 100-100 लोग रहते हैं, सभा करते हैं। ये बताता है नेताओं का दोहरा चरित्र। उसके फुटेज हमारे पास है जिसमें लिखा है कि कोरोना से नहीं डरना है, मतदान जरूर करना है। ये आज क्या इस नारे को जिस रथ में जो लिखा था और इसको लिखने वाले और इसका नारा लगाने वालों के खिलाफ हत्याओं का मुकदमा कायम नहीं होना चाहिए? लगातार कोरोना बढ़ाने के लिए एक तरफ सरकार कह रही कोरोना बहुत खतरनाक हो रहा है, कोरोना से सावधान रहें, कोरोना जानलेवा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि कोरोना से नहीं डरना है, मतदान जरूर करना है। ये बताता है न माननीय जनप्रतिनिधियों का दोहरा चरित्र। ये बताता है, देखिए मुख्यमंत्री जी को या भूपेंद्र सिंह जी को कोरोना हुआ या दूसरे, इनके लिए बड़े बड़े अस्पताल खुले हैं, इनके लिए सारी सरकार है, सारा स्वास्थ्य विभाग है। आम जनता के लिए कोई नहीं है। आम जनता को तो सिर्फ मरना होता है, आम जनता को नहीं बेड मिलता, नहीं ऑक्सीजन मिलता। लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कहीं कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की। राजधानी में ही कई मौतें हुई हैं
जिस पर ये चर्चाएं होती थी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण, लेकिन सरकार है, सरकार तय कर लेती है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरा अपना ये मानना है देवेंद्र जी कि सरकार संवेदनशील, सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत संवेदनशील है, लेकिन उनके नौकरशाह उनको क्या बताते हैं, इस पर मुख्यमंत्री जी को भी चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। जब वो ये नारा लगा रहे थे तो ये नारा नहीं हो सकता था, उसमें ये आ सकता था कोरोना की सावधानी के साथ मतदान करना जरूरी है, कोरोना से की सावधानी रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए मतदान करें, ये बात भी हो सकती थी। लेकिन अगर इस तरीके के नारे जैसे आप बता रहे हैं कि कोरोना से नहीं डरना है, मतदान जरूर करना है के नारे ये लगाकर आप जिम्मेदार हैं। अगर दमोह क्षेत्र में 4, 6, 10, 15, 20, 25 जो भी मौतें हुई होंगी, उसके लिए कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके के नारे नहीं जाना चाहिए, नारे नहीं लगना चाहिए। रहा सवाल प्रशासन का, प्रशासन सत्ता के इशारे पर चलता है। सत्ता में बैठे नौकरशाह जैसा सलाह देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, वैसा मुख्यमंत्री जी करते हैं। आप देखिए मुख्यमंत्री जी ने कितने संवेदनशील है कि जैसे ही उनके घर में बच्चे को बताया गया कि ऐसा जानकारी मिली कि कोविड पॉजिटिव है, उसके बाद उन्होंने खुद ने निकलना बंद कर दिया, क्योंकि उनके 10-50 लोगों से, अधिकारियों से मुलाकात होती, वो सर्कुलेट होता। तो मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता देखिए कि वो बंगले में ही वृक्षारोपण कर रहे हैं, डीसी के माध्यम से संवाद कर रहे हैं। ये उनकी संवेदनशीलता है कि प्रदेश को बचाना है तो ऐसा करना होगा। लेकिन ऐसी ही संवेदनशीलता चुनाव के समय भी होना चाहिए थी, दमोह में भी होना चाहिए थी। दूसरी जगह आप जाते थे, मुख्यमंत्री जी बंगाल गए, असम गए, दूसरे अन्य राज्यों में गए, वहां पर भी ऐसी ही संवेदनशीलता, क्योंकि आपके साथ जाने वाला सारा सुरक्षा अमला वहां जाता था, वहां होटलों में रुकता था, आता था। कितने लोगों को उन्होंने कोरोना बांटा होगा ये कोई तय नहीं है। ये संवेदनशीलता कि हम सब जगह वर्चुअल रैली करेंगे, हम सब जगह, ये सरकार के लोगों को कहना था। उस समय 1 लाख भी नहीं हुए थे कोरोना प्रतिदिन। समय की थोड़ी पाबंदी, एक अंतिम सवाल का आपसे मैं जवाब चाहूंगा छोटे से कम शब्दों में। ये जो उपचुनाव की अपन बात कर रहे हैं और लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं, क्या ये माना जाए कि कांग्रेस देर रात तक जीत की ओर अग्रसर रहेगी? देवेंद्र जी देखिए, अभी चूंकि शहरी क्षेत्र का काउंटिंग होना है, मुझे लगता है जिस तरीके की बढ़त है, जिस तरीके के हालात हैं, उसमें 50-50 का मामला है। भारतीय जनता पार्टी अभी हार नहीं मानेगी। जो मतपेटियां खुलेंगी वो खुलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हम लगातार अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं क्या स्थिति है, और मुझे लगता है कि शायद 6 बजे तक बाकी अन्य जो चक्र है वो पूरे हो जाएंगे और स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी हमसे जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे विशेष चर्चा में आपको शामिल करके दर्शकों को सब कुछ बताते रहेंगे। ये वर्तमान स्थिति उपचुनाव की है, लगातार कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। बहरहाल देर रात तक ये क्लियर होगा कि आखिर जीत का सेहरा किसके सर बनने वाला है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।